ये क्वेश्चन है ब्रेकटन साइकिल का। तो ब्रेकटन साइकिल को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ये टीएस डायग्राम है। सबसे पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। 1 से 2 क्यों? ये आइसेंट्रोपिक है, इधर पे एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। कंप्रेशन 1 से 2 हो रहा है तो ये ऐसे जाएगा। उसके बाद इधर बीच में दे रखी है इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा। और फिर 3 से 4 दोबारा कंप्रेशन हो रहा है तो ये दोबारा अब जाएगा इधर से इधर 3 से 4। उसके बाद कंबस्शन चेम्बर में हीट एडिशन हो रहा है तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। और उसके बाद दोबारा टरबाइन वर्क इधर निकलेगा एक बारी 5 से 6 पे। उसके बाद रीहीटिंग करी जा रही है और इसलिए इसका टेम्परेचर 6 से 7 दोबारा बढ़ जाएगा और दोबारा वर्क डन होगा, यानी वर्क डन हम निकालेंगे टरबाइन का। और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 7 से 8 टरबाइन से दोबारा वर्क डन हो रहा है। तो इधर पे क्या क्या दे रखा है पहले ये देख लेते हैं। तो इधर पे दे रखा है जो इनिशियल प्रेशर था। तो इनिशियल प्रेशर क्या 1 पॉइंट की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये दिखा रही है। तो प्रेशर 1 पे कितना था 1 बार, ठीक है। उसके बाद ये प्रेशर है 1 बार, 1 से 2 गया, 2 से 3, 1 बार प्रेशर दे रखा है। और ये वर्किंग बिटवीन हो रही है, यानी इसकी जो साइकिल की वो है 1 बार प्रेशर से लेके 5 बार तक। तो ये जो P3 होगा इधर पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी ये स्टेज 1 ये स्टेज 2, यानी 2 स्टेजेस में ये हो रहा है। तो 2 स्टेजेस में कंप्रेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है वो देखेंगे। वो परफेक्ट इंटरकूलिंग का यूज़ किया। परफेक्ट इंटरकूलिंग है तो उस केस में कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो इधर पे 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा है। ये फाइनल प्रेशर जो इधर पे है वो कितना है 5 बार, और ये स्टार्टिंग में है 1 बार। उसके बाद कंप्रेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में, और बीच में परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो इधर पे दिया क्या हुआ है, प्रेशर दे दिया इनिशियल और टेम्परेचर दे दिया इनिशियल। तो टेम्परेचर इनिशियल कितना है 300 केल्विन। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि जो प्रेशर फाइनल है 5 बार उस पर टेम्परेचर कितना दे रखा है 1250 केल्विन, ठीक है। ये गिवन है। और कुछ दे रखा है क्या, तो ये बोल रखा है कि फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन, यानी फर्स्ट स्टेज जो ये एक्सपेंशन है उससे पहले जो टेम्परेचर है वो 1250 है। तो इधर पे अब देखते क्या क्या हो सकता है। तो इधर पे ये 4 से 5 में इधर पे क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है, मतलब हीट एडिशन हो रहा है। और फिर टरबाइन वर्क इधर से निकल जाएगा। सेकंड दोबारा इसे रीहीट किया गया है ना, हीटिंग दोबारा हो रही है कंबस्शन के बाद, मतलब रीहीटिंग हो रही है। तो इधर पे रीहीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इधर पे हमें क्या क्या दिया है वो दे दिया। अब पूछा क्या है इसके अंदर, और सारे पैरामीटर यानी कैलकुलेट करने हैं और परसेंटेज इंप्रूवमेंट निकालना है इन द इफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर के एडिशन की वजह से परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीमेंट आया वो भी देखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, यानी इसमें जितने जितने पैरामीटर 1 बाय 1 सारे मैं बताते जाऊंगा कि कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन है अपना। इसमें पावर आउटपुट ऑफ फ्री पावर टरबाइन निकालनी है, साइकिल इफिशिएंसी निकालनी है, परफेक्ट हीट एक्सचेंजर और उसको भी यानी सब बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करना है उनको और उनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इधर परफेक्ट इंटरकूलिंग करी गई है। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग की वजह से क्या होगा, तो परफेक्ट इंटरकूलिंग इधर पे है तो इसलिए परफेक्ट इंटरकूलिंग ये कहाँ पे हो रही है, ये इधर पे हो रही है 2 से 3 पे। तो ये परफेक्ट इंटरकूलिंग हुई। तो ये इधर पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, तो वो भी हमें पता लगाना पड़ेगा। तो ये इस प्रेशर को हम बोलेंगे P इंटरमीडिएट प्रेशर।
तो ये कैसे निकलेंगे? इंटरमीडिएट प्रेशर अगर निकलना है तो इनिशियल और फाइनल का प्रोडक्ट का रूट निकाल लेंगे तो उससे निकल जाएगा। तो पहले का क्या है 1 और दूसरे का कितना है 5 फाइनल। तो ये कितना आ जाएगा √5 और √5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.236 बार। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इंटरमीडिएट प्रेशर भी अपने पास आ गया इधर पे जो इंटरकूलिंग के टाइम पे होगा। उसके बाद परफेक्ट इंटरकूलिंग है इसलिए जो इधर पे वर्क डन होगा फर्स्ट कंप्रेशन में और सेकंड कंप्रेशन में वो दोनों इक्वल होगा। तो WC1 और WC2 कंप्रेसर वर्क इक्वल होगा। अब कंप्रेसर वर्क होता क्या है? तो कंप्रेसर वर्क देखो 1 से 2 पे जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है WC H2 - H1। ठीक है, H क्या है? इंथैल्पी है। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना CpT2 - T1। ठीक है, तो अब टेम्परेचर T1 और T2 का पता होना चाहिए तो हम निकाल लेंगे। अब जो ये प्रोसेस 1 से 2 है ये दिख रहा है ये आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब हुआ कि एडियाबेटिक है प्लस रिवर्सिबल है। तो इधर पे हम ये एडियाबेटिक और रिवर्सिबल है तो आइसेंट्रोपिक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो T2 - T1 P2 - P1 इज इक्वल टू गामा -1/गामा। ठीक है, तो इधर पे हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि इधर पे जो P2 है, P2 क्या है? फाइनल जो 2 पे प्रेशर है, 2 पे प्रेशर इधर से हमने इंटरमीडिएट वाला एक कर लिया है कैलकुलेट। और P1 हमें पता है कितना 1 बार। तो P2/P1 क्या होगा? तो ये हो जाएगा PI/P1 गामा -1 डिवाइड बाई गामा और T2 डिवाइड बाई T1। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। T2 तो हमें निकालना है, T1 300 केल्विन है। दूसरा PI - P1 तो इंटरमीडिएट प्रेशर कितना था 2.236 और डिवाइड बाय 1 बार और इसकी पावर गामा -1/गामा है। गामा -1/गामा मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 1.4 - 1 डिवाइड बाई 1.4 ये होती है 0.285। तो जब इस पूरी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर से हमारे पास आ जाएगा T2 377.32 केल्विन। तो हमने T2 कैलकुलेट कर लिया इधर पे। तो हमने T2 कैलकुलेट कर लिया और इस हिसाब से हमने आइसेंट्रोपिक इक्वेशन जो ये यूज़ करी टेम्परेचर के लिए इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो हमने T2 निकाल लिया। अब हमें कंप्रेसर वर्क निकालना है तो उसके लिए हमें T2 चाहिए था तो T2 हमने इधर से निकाल लिया और T1 हमारे पास गिवन है और Cp की वैल्यू हमें पता होती है। तो इससे हम कैलकुलेट करके आगे की वैल्यू निकालते हैं फिर। तो इधर पे जो वर्क डन है WC1 वो कितना हो जाएगा CpT2 - T1। तो कंप्रेसर वर्क कितना हो रहा है 1 या फिर Cp की वैल्यू इधर पे नहीं डाली अभी तो Cp लिखते हैं उसे 377.32 - 300। तो WC1 अपना कितना आ गया C1 Cp इंटू 77.32 ये अपना आ गया Cp की वैल्यू किलो जूल पर kg। ठीक है, सिमिलरली हमें पता है कि WC1 इज इक्वल टू WC2 है। तो ये दोनों टोटल जो कंप्रेसर वर्क होगा वो कितना होगा WC1 प्लस WC2। तो WC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ WC1 कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स इंटू जो वैल्यू इतनी कितनी थी 77.32 Cp। ठीक है, इधर ये Cp 2 बार लिख दिया है तो इसे कट कर दो इधर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कंप्रेसर वर्क कितना आ जाएगा 156.65 Cp किलो जूल पर kg। तो टोटल कंप्रेसर वर्क इस तरीके से हमने निकाल लिया। एक चीज़ और इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है
कि जो ये 5 से 6 क्या है, टरबाइन आउटपुट होगा, वर्क आउटपुट फ्रॉम टरबाइन जब एक्सपेंशन होगा। तो ये जो वर्क आउटपुट हो रहा है टरबाइन का, यही यूटिलाइज हो रहा है रन करने के लिए 1 और सेकंड कंप्रेसर। तो इसको फिर कैसे हम देखेंगे, तो देखो टोटल जो वर्क है कंप्रेसर का वो किससे मिल रहा है, टरबाइन से। तो इसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं, सिंस टरबाइन 1 gives power to both कंप्रेसर्स, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि WT1 जो टरबाइन का वर्क है वो इक्वल है टोटल कंप्रेसर वर्क के। तो ये समझ में आता है। तो इसके बेसिस पे हमें WT1 क्या होगा, इधर इससे देख सकते हैं, जो कि अपना होगा, क्योंकि अगर हमें निकालना है किसका, टरबाइन का वर्क, तो टरबाइन का वर्क कितना होगा, CP H5 माइनस H6। क्यों होगा ये, क्योंकि देखो जब ये 5.5 से 6 पे जाएगी तो टेम्परेचर हाई रहेगा और नीचे एक्सपेंड करेगी, तो जितना ये एक्सपेंड हुआ वही देगा टरबाइन वर्क। तो CP H5 माइनस H6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये WT निकाल लिया, तो इधर WT की वैल्यू इधर डाल देते हैं, CP T5 माइनस T6। और ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है कि जो टोटल कंप्रेसर वर्क है वो कितना है, 156.154, नहीं 154 है ये, 0.65। वो कैलकुलेशन देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। 65 CP किलो जूल पर kg। अब CP से CP कट जाएगा, इसलिए वहाँ पे वो वैल्यू नहीं डाली थी, कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड होती। और इधर पे हमें ऑलरेडी एक चीज़ और दे रखी है, ध्यान से देखना। जो T5 टेम्परेचर था वो दे रखा था कि कंबशन के बाद जो फाइनल टेम्परेचर पहुंचा है वो T5 दे रखा था 1250। तो इधर पे हम वो वैल्यू डाल देंगे 1250 माइनस T6, वही हो जाएगा 15465। तो इधर से हमारा T6 निकल जाएगा, तो T6 कितना आ जाएगा, 1905.1095.34 केल्विन। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद आगे क्या करना है वो देखते हैं। इसके बाद जो ये 5 से 6 प्रोसेस जो हो रहा है, ये भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की एंट्रोपी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ये भी जाएगा। तो इधर पे आइसेंट्रोपिक इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर की टर्म में। तो क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। T5 डिवाइड बाय T6 P3 बाय P2 गामा -1 बाय गामा। अब बोलोगे ये P2 P3 कहाँ से आ गया, देखो ये जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था P3 से स्टार्ट हुआ था ना, प्रेशर P3 था 0.5 पे, वही जब एक्सपेंड होके ये 6 पे गया तो इधर पे प्रेशर कितना था, P2। एक नोटेशन दे देते हैं, P2 है इधर पे। तो वो प्रेशर जो P2 है, क्या वो हमको पता है, पता है क्या वो प्रेशर हमें, नहीं पता या पता है। तो वही चीज़ चेक करनी है कि कैसे निकालनी है, या इधर पे क्या हो रहा है वही चीज़ को चेक करना है। तो ये जो प्रेशर है यही देखते हैं कि कैसे इधर पे क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये आ गया, और P3/P2 जो है ये RP हो जाएगा, प्रेशर रेशियो गामा -1 बाय गामा। अब T5 और T6 तो हमारे पास है ऑलरेडी, T6 हमने निकाल लिया था, T5 क्वेश्चन में गिवन था। तो 1250 और 1095.34 RP गामा -1 बाय गामा। अभी हमें पता RP और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.285 होती है, पर इसको ऐसे ही रखते हैं गामा 1 माइनस गामा। अब इधर से RP कैलकुलेट कर सकते हैं, तो RP कैसे निकल जाएगा, 12
1250 की पावर गामा गामा -1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स इस तरफ जा रहा है, तो इधर से आर पी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.141 और ये हो जाएगी वैल्यू 3.5। इधर 1.4 रखना है तो ये आ जाएगा 3.5 पावर में, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये, तो इधर से आर पी निकल जाएगा 1.59। और आर पी था क्या असल में, ये देखो ये 1.59, और आर पी था क्या असल में, आर पी था अपना P3/P2। P2 तो हमें नहीं पता था कि कितना है, P2 क्या है, ये वाला प्रेशर है कि इधर कितना प्रेशर पहुंचा होगा इस पॉइंट पे। हमें P3 तो पता था पर P2 नहीं पता था, तो पहले हमने RP कैलकुलेट कर लिया आइसेंट्रोपिक इक्वेशन लगा के। तो RP पता है तो P3 हमें पता है, तो P2 इधर से निकाल लेंगे। वो कैसे, P3 की वैल्यू कितनी है, P3 की वैल्यू है 5, P2 हमें नहीं पता, और RP की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी कैलकुलेट करी 1.59, तो 5 डिवाइड बाई 1.59 करेंगे तो P2 इधर से आ जाएगा। तो P2 कितना आ रहा है, P2 अपना आएगा 3.144 बार। तो इस तरीके से हमने ये प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया कि एट द यानी एक्सपेंशन के बाद कितना प्रेशर रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते कि क्या करना है। अब हम निकालेंगे टरबाइन वर्क। एक टरबाइन वर्क तो हमने इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला जो टरबाइन वर्क है ये निकालना है WT2। तो WT1 तो यूटिलाइज हो रहा था 2 कंप्रेसर को रन करने के लिए कंबाइन, तो उससे हमने दूसरी चीज़ें निकाल ली। अब ये WT2 कैसे निकालेंगे वो चेक करते हैं। तो इसके लिए WT2 निकालना है तो क्या करेंगे, CP टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया, 7 से 8 पे जाएगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर, तो ये एक्सपेंड कर रहा है तो T7 - T8 हो जाएगा। और CP तो उससे वर्क डन कितना हुआ यानी वर्क आउटपुट कितना मिला टरबाइन 2 में वो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा T7 - T8। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, ये जो इधर पे रीहीटिंग हुई है, रीहीट जो हमने किया है वो कौन सा रीहीट है, परफेक्ट रीहीट है। परफेक्ट रीहीटिंग करिए, परफेक्ट रीहीटिंग करिए इसका क्या मतलब, परफेक्ट रीहीटिंग करिए मतलब T5 जितना होगा उसी के इक्वलाइज हो जाएगा T7, उतना ही हीट करके देगा जितना कंबशन के टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम मिला था, रीहीटिंग के बाद भी उतना ही मिलेगा। मतलब T5 जो है वो T7 के इक्वल है। तो परफेक्ट रीहीटिंग करिए इसलिए ये चीज़ होगी, ये बात समझ में आती है। तो इसलिए जो इधर पे T7 है, T7 अपना कितना हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा अपना 1250 T5 के इक्वल होगा। पर T8 हमारे पास है क्या, T8 नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे फिर। तो इसके लिए T7/T8 और RP 2 गामा -1 गामा लगाएंगे, क्योंकि इधर देखो ये जो T7 से T8 है ये इस प्रोसेस में ये वर्क डन निकलेगा कि कितना टरबाइन वर्क डन वर्क आउटपुट हुआ। अब T7 तो हमने पता है कितना है, परफेक्ट रीहीटिंग की वजह से ये 1250 जो है, T5 है तो T7 हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। अब T8 हमें नहीं पता है तो T8 कैसे निकालेंगे, तो T8 निकालना पड़ेगा। तो T7 की वैल्यू दी है तो ये भी जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो T7 डिवाइड बाई T8 और P7 डिवाइड बाई P8 गामा -1 गामा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो होगा T7 से T8 ये RP हो जाएगा, प्रेशर रेशियो। तो इधर पे प्रेशर कितना था, P2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, कितना निकाला था 3.144, और फाइनल प्रेशर कितना पहुँच रहा है 1 बार, तो इतना P2/P1 क्या हो जाएगा 3.144 डिवाइड बाय 1,
तो आर पी कितना हो जाएगा 3.144। क्यों, आर पी होता है ये P2 डिवाइड बाई P1 हो जाएगा। इस केस में 7 से 8 के लिए देख रहे हैं ना, टर्बाइन सेकंड के लिए वर्क डन निकालना है, तो आर पी कितना हो जाएगा 3.144 बाई 1, तो यही वैल्यू आ जाएगी आर पी। तो इसी को पुट करके T8 भी निकाल लेंगे आइसेंट्रोपिक इक्वेशन यूज़ करके। तो T7 1250 हो गया, T8 हमें नहीं पता, आर पी की वैल्यू 3.144 और ये हो जाएगा 2.0285। तो इधर से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो T8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T8 की वैल्यू हो जाएगी 901.87 केल्विन। तो ये वैल्यू आ गई T8 की। तो हमको अगर T8 मिल गया तो T8 को हम इधर पे पुट कर देंगे, इधर पे डाल देंगे T8 की वैल्यू। तो WT2 कितना मिल जाएगा, CP 1250 माइनस 901.87। तो इधर तक करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब अगर टरबाइन वर्क निकालना है, क्योंकि इधर पे तो हमें काटना था CP की वैल्यू, तो इसलिए CP की वैल्यू नहीं रखी थी, इधर पे 1.005 डायरेक्ट रख देंगे और इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा होगा। तो उससे हमारा टरबाइन वर्क सेकंड निकल जाएगा। कितना आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 349.8 किलो जूल पर kg। तो ये निकल जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो। अब इसके अंदर देखना है कि हीट कितनी एडिट करी गई थी या और जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं तो उसको देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो ये कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन है IES 2019 का। तो इधर तक आई होप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं हीट एडिशन कैसे हुआ होगा। दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। अब इसमें देख सकते हो कि इधर पे जो पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। ये तो कंप्रेशन है, इंटरकूलिंग है, और ये फिर कंप्रेशन हुआ। 4 से 5 हीट एडिशन है, कंबस्शन चेंबर में थे कंबस्शन, और ये है रीहीटिंग। तो ये परफेक्ट रीहीट किया है इधर पे, इसलिए टेम्परेचर T5 T7 इक्वल हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हीट एडिशन अगर ऐसे किया तो कितना हुआ, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो हीट जो टोटल एडिशन इधर पे हुआ वो कैसे निकालेंगे, विदाउट रीजनरेशन। इधर पे रीजनरेशन नहीं किया तो कैसे होगा, तो जो Q1 होगा इधर पे, तो Q1 निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा CP T5 टेम्परेचर पहला पहुंचा T4 से, तो T5 पहुंचा T4 से, तो इतना हीट एडिशन हुआ होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस उसके बाद CP T7 प्लस T6 माइनस, क्योंकि इधर पे देखो ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और कितना फाइनल टेम्परेचर 7 पहुंचा है और 6 से हीट एडिशन हुआ था। तो टोटल हीट एडिशन कंबस्शन और परफेक्ट हीटिंग का टोटल मिला के इतना आ जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बस इनकी वैल्यू इधर पे पुटअप करनी है, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना वैल्यू आएगा। तो कितना आएगा वही निकालते हैं।
तो Q1 जो हीट एडिशन हुआ विथआउट रीजनरेशन है, Cp T5 माइनस T6 T5 माइनस T4 प्लस Cp T7 माइनस T6 Q1, तो 1005, ये 1250 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैलकुलेट किया था 37732, ये भी 1250 होगा। T6 कितना होगा, T6 भी 37732, नहीं ये होगा 1095.34। ये ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो Q1 अपना आ जाएगा 1032.47 किलो जूल पर kg, और ये है हीट एडेड विथआउट रीजनरेशन। ठीक है, तो परफेक्ट रीजनरेशन के केस में जो TA होगा वो T8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, T8 कितना था अपना 901.87 केल्विन। अब ये क्या हुआ वो भी देखेंगे अभी। तो इस केस में Q2 नाम देते हैं कि कितना हीट एडिड हुआ, तो ये हो जाएगा Cp T5 माइनस TA और Cp T7 माइनस T6। तो ये वाले पार्ट में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर पे दिक्कत है, इधर पे TA लिया है, T4 नहीं लिया है। T4 था क्या असल में, T4 ये टेम्परेचर था। ठीक है, जो माइनस किया था T5 में से, मतलब इस पॉइंट पे जो था ये टेम्परेचर, ये तो हमें पता है। ये 4 का टेम्परेचर जो हमने पहले लिया था वो भी हमें दिख रहा है, तो इधर पे T4 लिया था पहले वाले केस में, पर सेकंड केस में ये ले रहे हैं TA क्यों ले रहे हैं, T4 और TA में डिफरेंस क्या है पहले वो देखते हैं लिख के कि इधर पे हुआ क्या है। तो Cp ये तो 1250 ही है, TA कितना है 901.87 प्लस ये पिछला तो सेम ही है, तो इधर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये वाली वैल्यू डिफरेंट क्यों हो गई, तो उसी को देखना है। तो ये देखो इधर पे डायग्राम में ये है T8 और ये है T4, तो जो T4 था उसकी जगह हम T8, ये T8 को T1 लेके ऐसे यूज़ कर लिया है। क्यों, क्योंकि यही टेम्परेचर से हमने इधर से यूज़ करा है, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए परफेक्ट। किस केस में, परफेक्ट रीजनरेशन के केस में। तो इस केस में हीट एडिशन क्या हो जाएगा हमारा, ये कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा कितना आ रहा है।
तो ये कैलकुलेट किया तो Q2 कितना आ रहा है 505.9 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो साफ दिख रहा है Q1 ज़्यादा हीट एडिशन करना पड़ा, इधर कम। हम क्या चाहते हैं कि कम हीट एडिशन करना पड़े। क्यों? जितना कम हीट एडिशन होगा उतनी ज़्यादा हमें इफ़िशेंसी मिल जाएगी। ठीक है, क्यों? जितना ज़्यादा हीट एडिशन होगा उसकी कंपैरेटिवली वर्क डन जो भी मिलेगा वो तो एक वैल्यू है, फिक्स होगी, वो अलग है। पर हीट एडिशन जितना ज़्यादा होगा उतनी इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। क्यों? हीट एडिशन और इफिशिएंसी रेसिप्रोकल है, तो हीट एडिशन जितना इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा इफिशिएंसी डाउन जाएगी, यानी कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट चाहिए ना हमें। तो इधर पे इस केस में जो स्टीम है वो T8 से ली जा रही है। इस डायग्राम में देखो, जो T8 टेम्परेचर की स्टीम ली जा रही है परफेक्ट रीजनरेशन में, मतलब इसी का यूटिलाइज कर लिया है। तो इसलिए ये जो है रीजनरेशन जो ये यूज़ किया है कि इधर पे ये टेम्परेचर के इक्विवेलेंट यानी हीट एक्सचेंजर यूज़ करके क्या होगा वो अलग चीज़ है, वो अलग से समझानी पड़ेगी। तो ये जो T8 का टेम्परेचर वो T4 के इक्वल हो जाए, उस केस में परफेक्ट हीटिंग होगी। तो इधर पे जो टेम्परेचर लिया T4 तो कम टेम्परेचर था, क्योंकि उसको T4 से बढ़ा के टेम्परेचर इतना करना पड़ा, तो ज़्यादा वर्क डन, ज़्यादा हीट देनी पड़ी। पर ऑलरेडी अगर एग्जॉस्ट की स्टीम जो टरबाइन 2 से निकल रही है वो इतने टेम्परेचर पे थी T8, जैसे T8 ही कर लेते हैं, तो वो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे थी, तो कम हीट देनी पड़ी उसे 1250 पहुँचाने के लिए रीजन, क्योंकि परफेक्ट रीजनरेशन का यूज़ किया तो हमें कम हीट देनी पड़ेगी, इसलिए रीजनरेशन का यूज़ किया जा रहा है। तो दो तरीके से हीट इधर पे कैलकुलेट होगी, एक विदाउट रीजनरेशन और परफेक्ट रीजनरेशन के लिए, ऐसा। अब देखते हैं इफिशियंसी से इस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो इफिशियंसी क्या होता है, तो पहला है विदाउट रीजनरेशन और सेकंड क्या है विथ परफेक्ट रीजनरेशन। तो इफिशियंसी हो जाएगा WT1 प्लस WT2 माइनस WT। तो नेट वर्क डन कितना हुआ टरबाइन 1 और टरबाइन 2 का प्लस हो जाएगा, जो आउटपुट मिला वो टोटल कंप्रेसर 1 और 2 का एडी टोटल, ये WC लिखा है नोटेशन। तो दोनों कंप्रेसर का वर्क जो हम देना पड़ा और टोटल आउटपुट जो मिला, तो आउटपुट माइनस जितना इनपुट यानी जो ये नेगेटिव वर्क है यानी हमें जो देना पड़ा कंप्रेसर का वो माइनस कर देंगे, और डिवाइड बाय टोटल हीट इनपुट कितना था, ये इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है WC और WT1 ये इक्वल है, क्यों? टरबाइन 1 ही दोनों कंप्रेसर को रन कर रहा है, तो कट जाएगा। तो नेट जो इफिशियंसी फर्स्ट आएगी, फर्स्ट है WT2 बाई Q2 हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। क्यों? Q1 लिया ना, पर विदाउट रीजनरेशन Q1 यूज़ करेंगे। तो इधर पे वैल्यू कितनी थी, टरबाइन 2 का जो वर्क डन था वो कितना आया था, टरबाइन 2 का वर्क डन आया था 349.8, और हीट कितना आया था, हीट Q1 कितनी दे रखी है, ये वाली लेंगे, विदाउट रीजनरेशन की बात कर रहे हैं ना, 47। तो पहले की इफिशियंसी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.3388, तो यानी 33.88%। फर्स्ट केस में इतनी इफिशियंसी रहेगी विदाउट रीजनरेशन अगर यूज़ करेंगे। अगर रीजनरेशन का यूज़ किया उस केस में इफिशियंसी कितनी रहेगी, इधर पे भी टरबाइन 1 और 2 माइनस WC और फार्मूला वही होगा, बस इधर Q2 लेंगे। क्यों? हीट एडिशन इधर पे डिफरेंट है क्योंकि परफेक्ट रीजनरेशन यूज़ किया, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये बात तो सेम ही है। तो इधर पे टरबाइन वर्क जो सेकंड है वो भी सेम ही रहेगा 349.8, बट इधर हीट एडिशन जितना है वो Q2 है, कम हो गया ना, कम कितना हो गया 505.9, और पहले कितना था 103, यानी हीट हमने ज़्यादा दी थी, इधर कम देनी पड़ रही है, ऑलरेडी स्टीम गर्म है ना, वो रीजनरेशन मतलब एग्जॉस्ट की टरबाइन की स्टीम का यूज़ करें जो ऑलरेडी हीटेड है, तो उसे कम हीट देनी पड़ेगी उसे एलिवेटेड टेम्परेचर तक ले जाने के लिए जो कंबस्शन में रीच हमें करानी है, तो इसलिए हमें इधर कम हीट देनी पड़ रही है परफेक्ट रीजनरेशन के केस में। तो इधर इफिशियंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.6924 कैलकुलेट करेंगे तो,
N2 कितना आ रहा है 69.24%। तो ये साफ दिख रहा है इधर इफिशियंसी कम है, इधर ज़्यादा है, क्यों हीट इनपुट इधर पे कम देना पड़ रहा है। तो अब देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन इफिशियंसी कितना आया। तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 डिवाइड बाय N1। तो पहले वाले में कितना था 69.24, एंड दूसरे वाले में क्योंकि यही रेफरेंस है ना, विदाउट रीजनरेशन तो ये इतनी रही होगी। तो कितना इम्प्रूवमेंट आया, तो ये हो जाएगा अपना कैलकुलेट करने पे 10.36। तो इतना इम्प्रूवमेंट आया 10.36% का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा।